बग्गा साहब का बहुत बहुत स्वागत है 10 की कमाई में। और बग्गा साहब, ये फेड चेयरमैन साहब का क्या किया जाए सर? इनको मतलब कैसे समझें? ही इज मोर अनप्रेडिक्टेबल देन बेटर हाफ। नहीं नहीं अनिल जी, बिल्कुल वो प्रिडिक्टेबल है और एज पर एक्सपेक्टेशन बोल रहे हैं। देखिए, अब एक चीज मैं कहूंगा कि बेन बर्नांकी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो बेन बर्नांकी अमेरिकन सेंट्रल बैंक के हेड थे, बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए विश्लेषण किया कि क्यों इतनी गलतियां हुई उनसे फोरकास्टिंग में। अब बेन बर्नांकी ने खुद बहुत बड़ी गलतियां की थी, 2005, 7, 6, 7 तक वो गलत रहे थे। और फिर जब लीमन ब्रदर्स को डूबने दिया गया तो बहुत बड़ी उन्होंने गलतियां की थी। बट अब वो बैंक ऑफ इंग्लैंड को कह रहे हैं कि आपके मॉडल नहीं चल रहे। और यही प्रॉब्लम है फेड की भी, कि जो 1970-80 के दशक के जो मॉडल थे, इनके फोरकास्टिंग मॉडल, वो चल नहीं रहे अनिल जी। तो 2021 में जब इनको रुक जाना चाहिए था और स्टिमुलस नहीं डालना चाहिए था इकोनॉमी में, तब इन्होंने डाल दिया। उसके बाद इतनी भयंकर जो इन्फ्लेशन आई, अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी में 9% तक जून 2022 में इन्फ्लेशन पहुंच गई थी। तो वहां से फिर ये बड़ी मुस्तैदी से इतने 23 साल के हाईएस्ट रेट पे लाके, 0 से 5.25 पे लाके इन्होंने इन्फ्लेशन को 3-3.5% पे लेके आए हैं। यहां से ये अब ब्रेक से पैर नहीं हटाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेट किया तो फिर से इन्फ्लेशन बेकाबू होने का खतरा है, जो 1970 के दशक में हुआ था। आर्थर बर्न्स करके थे फेड के चेयरमैन, तो वो बर्न्स का फॉली कहते हैं, बर्न्स की जो मिस्टेक थी उसको कहते हैं। और फिर वॉलकर जब आए, पॉल वॉलकर जब बने फेड के चेयरमैन, उन्होंने आके 20% रेट बना दिया था ओवरनाइट। एक बारी 1980 में उन्होंने इतना जबरदस्त रेट बढ़ाया, और फिर भी 2-3 साल लगे कमर तोड़ने में इन्फ्लेशन की। बट जब उन्होंने कर दिया तो 40 साल तक इन्फ्लेशन काबू में रही। तो अब ये नया टाइम आ गया है। इसलिए जो सेंट्रल बैंक है वो इसी बात के पीछे छुपे रहते हैं, भाई डेटा ड्रिवन है, तो मंथ टू मंथ चलेगा ये। और मार्केट के लिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर फेड का मैक्रो आपके लिए आपको दर्शा नहीं रहा, डायरेक्शन नहीं दे रहा, अगर फेड का मैक्रो, तब आप कैसे जाएंगे? तब आप या जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे जाएंगे या फिर कंपनी रिलेटेड इश्यूज पे जाएंगे। तो कल क्या हुआ? कल मेरे ख्याल से तो डविश थे वो, काफी उन्होंने मार्केट को सांत्वना दी। 3 बहुत अहम बातें थी अनिल जी। एक, उन्होंने कहा कि पॉलिसी हम रिस्ट्रिक्टिव में है, क्योंकि डर क्या था हमें कि न्यूट्रल ना बोल दे, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो हम रिस्ट्रिक्टिव से न्यूट्रल पहुंच गए। उन्होंने रिस्ट्रिक्टिव में बने रहे। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस ज्यादा करेंगे बनिस्बत इन्फ्लेशन के। दूसरा, उन्होंने सीधा नजरअंदाज किया, भाई रेट हाइक नहीं है, कुछ हमें नहीं दिखता रेट हाइक की जरूरत। तो ये बहुत ही बड़ा रिलीफ था। मार्केट 1-1% बढ़ गए इसके बाद। 10 बेसिस पॉइंट उनके 2 साल और 10 साल के यील्ड गिरे। और तीसरी जो बहुत अहम बात उन्होंने कही कि अभी भी हम रेट कट देख रहे हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि कहाँ पे आएगा, बट आते हुए जरूर दिखता है। तो सवेरे भी आपने जो कहा कि मार्च में आप ऐसे कितना गलत हो सकते हैं कि मार्च में और दिसंबर में आपके जो डॉट प्लॉट थे वहां 3 रेट कट दिख रहे थे, तब हमें लगा शायद जून में हो जाएगा पहला कट। अब नवंबर दिसंबर की तरफ मार्केट घूम गया है। बट एक बात हमें रखनी है ध्यान, कि ये वेडनेसडे को तो मार्केट ऊपर नीचे होता है जब भी इनकी पॉलिसी आती है, बट फ्राइडे तक वो कैचअप हो जाता है अनिल जी। और वही आज फ्यूचर्स में दिख रहा है। मुझे लगता है कल तक ये अभी पचा ली जाएगी खबर। तो फेड काटता नहीं दिसंबर तक, बट उससे बुरा कुछ नहीं है। जो अच्छी बात है, जो मैंने मार्च में भी कहा था इनकी कमेंट्री के बाद, कि क्यूटी टेपर आ रहा है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का टेपर कर रहे हैं। क्योंकि 2019 में जब क्यूटी वन का हुआ था, क्यूटी वन किया था, तब अनिल जी रेपो मार्केट इतना टाइट हो गया था कि इनको सारा वो वापस देना पड़ा, और बहुत भयंकर मार्केट गिरा भी था। तो वो इनको डर रहता है हर वक्त। तो $35 बिलियन
एक स्टिमुलस ही आप ले लीजिए जो निकल रहा था मार्केट से, 1.5 ट्रिलियन ये निकाल चुके हैं, बट 7.5 ट्रिलियन और पड़ा है। उसमें से आप 35 बिलियन ये कम कर देंगे निकालना मार्केट से। ये मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है मनी मार्केट्स के लिए, और घूम फिर के वो थोड़ा बहुत उसमें से पैसा स्टॉक्स में भी जरूर आएगा। कच्चा तेल एकदम तेजी से घट के 83-84 डॉलर की रेंज में आता हुआ दिखा है। बगर साहब, इसका क्या मतलब निकाला जाए और क्या इस बार का फॉल थोड़ा और बढ़ सकता है और सस्टेनेबल है? ये बेसिकली डिमांड ड्रिवन है अनिल जी के। यूएस का जो कमर्शियल इन्वेंट्री ट्रैकर होता है जो हर हफ्ते नंबर आता है, वो 7 मिलियन बैरल ज्यादा था अनुमान से। तो हो क्या रहा है कि खपत इतनी नहीं है तेल की जितना तेल का उत्पादन चल रहा है। तो इसराइल ईरान हो, हमास हो, जो भी आप कह लीजिए, उसके बावजूद सप्लाई बिल्कुल ठीक चल रही है। लगभग 2 मिलियन बैरल दिन के, 2.2 एक्चुअली, 22 लाख बैरल दिन के ओपेक प्लस उत्पादन नहीं कर रहे। उसके बावजूद डिमांड सप्लाई देखें तो डिमांड कम है और सप्लाई ठीक है। अमेरिका में 9 मिलियन बैरल दिन के बन रहे हैं, वो बहुत हेल्प कर रहा है। तो मुझे यहाँ से वही रेंज बाउंड है तेल। पिछले हफ्ते जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम आया था, बहुत लॉन्ग्स थे, हेज फंड ने भरपूर लॉन्ग पोजीशंस बना लिए थे। आई थिंक वो कटते हुए दिख रहे हैं, और तभी एकदम से ये गिरावट दिखी, 3%, 3.5% की गिरावट अमेरिका के इन्वेंट्री के नंबर्स के चलते। तो ओवरऑल इकोनॉमीज इतना तेजी से नहीं बढ़ रहे, और अनुमान यही है कि अच्छा बैलेंस्ड मार्केट है। इनफैक्ट डिमांड थोड़ा कम है सप्लाई से, वही फंडामेंटल ड्राइवर है तेल का। जियोपॉलिटिकल रिस्क का प्रीमियम आ जाता है तो एक रिलीफ रैली भी आई है कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनके आप कह लीजिए फॉरेन मिनिस्टर कह सकते हैं उनको, वो बैठे हुए हैं मिडिल ईस्ट में, सऊदी के साथ कल करार की घोषणा की। इजिप्ट में इसराइल और हमास के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। लगता है कि यूएस नेतान्याहू से कुछ तरह की रियायत लेके आ जाएंगे, और ईरान इजराइल के जंग का खतरा टल गया है। तो वो सारा जियोपॉलिटिकल प्रीमिया जो आ गया था तेल की कीमतों में, वो निकल गया है, और एक रिलीफ रैली हम तेल में देख रहे हैं। आइए बग्गा साहब से एक खास मुद्दे पर बात करनी है। बग्गा साहब, ग्लोबल डेवलपमेंट्स तो अच्छे हैं, हमारे बाजारों के लिए जो डेटा कल आया है, जीएसटी कलेक्शन सर पहली बार 2 लाख करोड़ के पार, 2,10,000 करोड़ का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हमने आते हुए देखा है। जरा इस पर एक बार मैं जानना चाहूंगा, रिकॉर्ड हाई पर मार्केट्स हैं और उस पर इतना अच्छा डेटा आ रहा है। नहीं, बिल्कुल दीप, अगर आप देखें तो ये डेटा क्या दर्शा रहा है? एक के टैक्स कंप्लायंस बेटर रहा है, तो जो फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है मार्केट्स का और फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, वो अच्छी तरह से बढ़ रहा है कि और चीज़ें दायरे में आ रही हैं एक जीएसटी के। दूसरा जो है कि इकोनॉमी की बुलंदी, तो 12% से ज़्यादा है ग्रॉस नंबर, और नेट नंबर भी 192 करोड़ का, जो 192 लाख करोड़ का जो आया, 1.92 लाख करोड़ का, वो भी 17% ग्रोथ है दीप। तो नेट नंबर भी बहुत अच्छा आया। अब ये क्या दर्शा रहा है कि एक तो जो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर चल रहा था, जो आप 10 से 15 लाख करोड़ साल के इंफ्रास्ट्रक्चर में डाले जा रहे थे, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ी है, कमर्शियल कैपेसिटी बढ़ी है इकोनॉमी की, और जो यूपीआई डिजिटाइजेशन से जन आधार देखें, इस सब से जो फ्रिक्शन हटी है, जो मनी में मोमेंटम आया है मनी मूवमेंट का, उस सब का बेनिफिट इकोनॉमी को मिल रहा है। तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा नंबर है, और इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि इन्फ्लेशन आपकी 6-7% है, तो इतना तो बढ़ना चाहिए। ये 12% बढ़ा है, और जो नेट नंबर है वो 17% बढ़ा है साल दर साल। और अगर 24-25 लाख करोड़ आपका जीएसटी नॉमिनल तौर पे हर साल आता जाता है, तो फिस्कल स्पेस दीप ये इंक्रीज करता है सरकार के लिए भी।